गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बुद्धि के प्रकार। आज हम बुद्धि के प्रकारों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। साथियों, थॉर्नडाइक और गैरेट दो विद्वान ऐसे हुए हैं। ये जो बुद्धि के प्रकार हैं इनको समझाने के लिए दो विद्वान हुए हैं। एक तो हुए हैं थॉर्नडाइक और एक हुए हैं गैरेट। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं तीन। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं। अब ये तीन प्रकार कौन कौन से बताए हैं? थॉर्नडाइक और गैरेट इन्होंने कहा है कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति में अलग अलग बुद्धियां पाई जाती हैं, बल्कि थॉर्नडाइक और गैरेट ने यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में यह तीनों प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करता है या जिस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करता है उस व्यक्ति में उसी प्रकार की बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है। एक व्यक्ति जो है अगर वो मैकेनिक का काम ज्यादा करता है तो उसकी बुद्धि उसमें सक्रिय हो जाएगी। एक व्यक्ति जो है वो अगर पढ़ाने का काम करता है और अपनी बुद्धि का ज्यादा समय उसमें खर्च करता है तो उसकी बुद्धि उसमें सक्रिय हो जाती है। एक व्यक्ति अगर समाज की सेवा करने में ज्यादा समय व्यतीत करता है, ज्यादा काम करता है, तो उसकी बुद्धि उसमें सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार से थॉर्नडाइक और गैरेट ने यह कहा है कि बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं, लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में ज्यादा काम करता है उसमें उसी प्रकार की बुद्धि विकसित होती है। वैसे बुद्धि के जो तीनों प्रकार हैं वो व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन वह जिस क्षेत्र में ज्यादा काम करता है उसमें उसी प्रकार की बुद्धि सक्रिय हो जाती है। साथियों, ये तीन प्रकार की जो बुद्धि है ये कौन कौन सी बताई है इसके बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। पहला प्रकार उन्होंने बताया है मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि। पहला प्रकार होता है मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि। बुद्धि का पहला प्रकार बताया है मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि। साथियों, अगर व्यक्ति यंत्रों के क्षेत्र में अधिक काम करता है, अगर व्यक्ति यंत्रों के क्षेत्र में अधिक कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो यांत्रिक, गामक या मूर्त बुद्धि कहलाती है। अब यंत्रों के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है? जैसे अपने इंजीनियर हैं, इसके अलावा अपने जो मैकेनिक हैं या अपने जो ड्राइवर होते हैं, चालक जो होता है वो है, या कंप्यूटर ऑपरेटर को भी हम इसमें शामिल करते हैं जो कंप्यूटर चलाता है। तो ये व्यक्ति ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य मैकेनिकल क्षेत्र में करते हैं, यांत्रिक क्षेत्र में करते हैं। इस कारण से इनमें जो बुद्धि सक्रिय होती है वो यांत्रिक बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है या गामक बुद्धि होती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार होता है अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि।
बुद्धि के इस प्रकार में क्या होता है कि मूर्त या शाब्दिक क्षेत्र की बुद्धि ऐसे लोगों में सक्रिय होती है जिसमें व्यक्ति शब्दों का विशेष उपयोग करता है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग शब्दों का करता है। और शब्दों का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है साथियों? शब्दों का सबसे ज्यादा उपयोग करता है या तो शिक्षक, या तो छात्र, या तो दार्शनिक। ये ऐसे होते हैं जो शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। इसमें हम लेखक भी शामिल करते हैं। तो ये लोग शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इस कारण से इनमें जो बुद्धि होती है उसको हम अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि कहते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे प्रकार की। साथियों, जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, इसका क्या अभिप्राय है? साथियों, एक व्यक्ति जिस सामाजिक वातावरण में काम करते हुए निवास करता है और वहां काम करते हुए वह जिस प्रकार का व्यवहार करता है या जो व्यवहार करता है, वहां उपयोग में आने वाली जो बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि होती है। और सामाजिक बुद्धि जिन लोगों में होती है वो या तो राजनेता होते हैं या समाज सेवी होते हैं। इस प्रकार से ये बुद्धि के तीन प्रकार थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताए। आगे हम बुद्धि मापन के इतिहास के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसके बाद में हम परिचर्चा करेंगे बुद्धि मापन का इतिहास। लेकिन बुद्धि मापन के इतिहास के बारे में परिचर्चा करें उससे पहले हम लोग बुद्धि के जो प्रकार हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साथियों, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सभी व्यक्तियों में बुद्धि के तीनों रूप पाए जाते हैं, तीनों प्रकार पाए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अधिक काम करता है उस व्यक्ति में उसी प्रकार की बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है। अब गैरेट ने और थॉर्नडाइक ने जो 3 प्रकार बताए हैं उनमें सबसे पहला होता है मूर्त या यांत्रिक या गामक बुद्धि। इसका मतलब क्या है? यदि व्यक्ति यंत्रों के क्षेत्र में अधिक काम करता है तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो या तो मूर्त या उसको गामक कहते हैं या उसको यांत्रिक कहते हैं, ये बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं? अपना इंजीनियर है, डॉक्टर है, चालक है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये सारे मैकेनिक हैं, ये सारे जो हैं वो गामक बुद्धि से संबंधित होते हैं। दूसरा प्रकार होता है अमूर्त या शाब्दिक। ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्यों में शब्दों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं उनमें जो बुद्धि पाई जाती है वो अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि होती है, जिसमें लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी या दार्शनिक होते हैं। और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। समाज में व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वहां रहकर के जो व्यवहार करता है उस व्यवहार को करने के लिए जो बुद्धि वह काम में लेता है वह सामाजिक बुद्धि होती है। इसमें अपने राजनेता, अपने दार्शनिक, ये सब शामिल है। साथियों, अब बात करेंगे बुद्धि के मापन की। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बुद्धि के प्रकार के बाद में हम लोग बात करते हैं बुद्धि मापन का इतिहास। बुद्धि मापन के इतिहास में साथियों वैसे तो प्राचीन काल से ही प्रयास होते रहे हैं। हमेशा इस बात का प्रयास व्यक्ति करता रहा है कि व्यक्ति में बुद्धि कितनी होती है, किस व्यक्ति में बुद्धि कितनी होती है। लेकिन आधुनिक समय में जो प्रयास हुए हैं
उनके बारे में अगर हम परिचर्चा करें तो सबसे पहला जो प्रयास है, सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो प्रयास अल्फ्रेड बिने ने शुरू किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। और ये प्रयास उन्होंने 1890 ईस्वी से शुरू किया। 1890 ईस्वी से उन्होंने इस प्रयास को शुरू किया। जब ये प्रयास अल्फ्रेड बिने कर रहे थे, इन्हीं दिनों एक और शिक्षाविद थे जिन्होंने ये प्रयास किया, और वो शिक्षाविद जो थे उनका नाम आरबी कैटल है। आरबी कैटल ने भी इन्हीं दिनों बुद्धि के मापन की दिशा में प्रयास शुरू किया। फिर जो अल्फ्रेड बिने हैं, इनके एक मित्र थे और उनका नाम था साइमन। अल्फ्रेड बिने के एक मित्र थे जिनका नाम था साइमन। इन्होंने एक परीक्षण तैयार किया और उस परीक्षण का नाम था बिने साइमन परीक्षण, जिसको हम साइमन परीक्षण भी कहते हैं। अल्फ्रेड बिने और उनके मित्र ने मिलकर के बुद्धि मापन के लिए एक परीक्षण तैयार किया जिसको बिने साइमन परीक्षण या साइमन परीक्षण भी कहते हैं। और ये कार्य उन्होंने 1940 में किया। ये कार्य कब किया? ये कार्य उन्होंने 1940 में किया। ये जो बिने साइमन परीक्षण या साइमन परीक्षण है, उसमें उन्होंने क्या किया कि कुल 30 प्रश्न होते थे। इसमें कुल कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न। विद्यार्थियों से ये 30 प्रश्न पूछ करके और उनके द्वारा जो उत्तर दिए जाते थे, उन उत्तरों का आकलन करके और बुद्धि के परीक्षण का परिणाम निकाला जाता था। लेकिन साथियों, उनका ये जो प्रयास है, ये प्रयास असफल हो गया। ये प्रयास क्या है? असफल हो गया। फिर आगे क्या होता है? ये जो परीक्षण जब अल्फ्रेड बिने और साइमन कर रहे थे, तो अपने इस प्रयास में ही 1890 से लेकर के 1940 के जो बीच का समय है, उसी में 1908 के आसपास या 1908 ईस्वी में जो अल्फ्रेड बिने हैं, उन्होंने एक शब्द काम में लिया। बिने ने एक शब्द काम में लिया और वो शब्द था मानसिक आयु। याद रखने वाली बात है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया? तो मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया। इस मानसिक आयु से मतलब ये होता है कि बच्चे की जब वास्तविक आयु होती है, उस समय उसमें काम करने की क्षमता कितनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल का बच्चा जो है, अगर उसके काम करने की क्षमता 12 साल के बच्चे के बराबर है, या वो 12 साल के बच्चे के बराबर अगर काम करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। विलियम स्टर्न एक अन्य शिक्षाविद हुए हैं। विलियम स्टर्न विलियम स्टर्न, और ये जो विलियम स्टर्न हुए हैं, उन्होंने बुद्धि मापन का एक फार्मूला दिया
और वो फार्मूला था मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु। फार्मूला क्या था? मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु। और ये फार्मूला उन्होंने दिया 1912 में। लेकिन जिस फार्मूले का प्रयोग हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करते हैं वो फार्मूला दिया था टर्मन ने। और टर्मन ने क्या दिया? टर्मन ने दिया मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु गुणा 100। और ये फार्मूला उन्होंने 1916 में दिया। इस प्रकार से ये बुद्धिमापन का इतिहास रहा। फिर हम इसी क्रम में जो आगे उन्होंने बुद्धि परीक्षण के लिए भिन्न भिन्न शिक्षाविद जो हुए हैं उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के जो परीक्षण दिए हैं उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। उससे पहले हम इसके इतिहास के बारे में एक छोटी सी परिचर्चा पुनः कर लेते हैं। बुद्धि मापन का इतिहास प्राचीन काल से रहा है। पुराने समय से ही लोग प्रयास करते रहे हैं, शिक्षाविद प्रयास करते रहे हैं एक बालक की बुद्धि का मापन करने का। लेकिन वर्तमान समय या आधुनिक समय में जो बुद्धि मापन की दिशा में कदम बढ़ा उसमें सबसे पहला जो कदम बढ़ाया, सबसे पहला जो प्रयास किया वो प्रयास साथियों अल्फ्रेड बिने ने किया था। और उन्होंने अपना प्रयास 1890 ईस्वी में प्रारंभ किया। जब वो ये प्रयास कर रहे थे उसी समय उनके साथ ही आरबी केटल जो हैं वो भी इस दिशा में कार्य कर रहे थे। फिर अल्फ्रेड बिने और उनके एक मित्र साइमन ने मिलकर के एक साइमन परीक्षण दिया, जिसको बिने साइमन परीक्षण भी कहते हैं। 1940 में उन्होंने ये परीक्षण दिया। इसमें 30 प्रश्न उन्होंने बनाए जो बालकों से पूछे जाते थे। वो जो जवाब देते थे उस जवाब के आधार पर इसका कि बालक में कितनी बुद्धि है उसका परीक्षण किया जाता था। लेकिन उनका ये प्रयास असफल हो गया। इस कार्य के दौरान ही 1908 में अल्फ्रेड बिने ने एक शब्द प्रयोग में लिया जिसको मानसिक आयु कहते हैं। मानसिक आयु नाम के शब्द का प्रयोग किया। इस मानसिक आयु शब्द का अर्थ होता था कि बच्चे की जो वास्तविक आयु होती थी उस समय उसमें काम करने की क्षमता कितनी होती थी। जैसे अगर 5 साल का बच्चा है तो वह अगर 9 साल के बच्चे के बराबर काम कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु होगी 9 वर्ष। फिर एक शिक्षाविद हुए विलियम ईस्टर्न। उन्होंने 1912 में एक फार्मूला दिया आईक्यू ज्ञात करने का, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। वो फार्मूला था मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु। इससे आगे बढ़े, वर्तमान समय में हम जो आईक्यू ज्ञात करने का फार्मूला लगाते हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फार्मूला लगाते हैं वो टर्मन ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा? मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु और उसको मल्टीप्लाई किया 100 से। तो साथियों ये बुद्धि मापन का जो इतिहास है वो इस प्रकार से रहा। आगे की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।